दूसरी बात और सबसे अहम बात, ज़कात के मसाइल में सबसे अहम और थंब रूल है, इसके अंदर गलती नहीं होना चाहिए, वो ये है कि ज़कात कैलकुलेशन का एक दिन फिक्स करना जरूरी है। सबसे ज्यादा गलती इसी के अंदर होती है और इसी गलती की वजह से सारी ज़कात का कैलकुलेशन खराब हो जाता है। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, जब ज़कात इतनी अहम इबादत है तो इसके मसाइल को समझना भी इतना ही जरूरी है। जितनी गलतियां ज़कात के मसाइल के अंदर होती है, इतनी गलतियां शायद किसी भी इबादत के अंदर नहीं होती। 1 रुपये की भी ज़कात अगर आपके पास रह गई तो वो आपके पूरे माल को जाये कर सकती है, पूरे माल को बर्बाद कर सकती है, और आखिरत का जो गुनाह ज़कात अदा न करने का होगा वो अलग है। इसलिए थोड़े से मसाइल मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसको अच्छे से समझिए। ज़कात किस पर फर्ज होती है? सबसे पहले तो ये कि मुसलमान, जो आदमी काफिर है उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। सूरह तौबा आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, कि इन लोगों से माल कबूल न करने की वजह सिर्फ ये थी कि इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। तो काफिर है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, मुसलमान के ऊपर ज़कात है। दूसरा ये कि बालिग हो, अगर कोई बच्चा है और उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, किसी ने उसको हदिया कर दिया या बाप का इंतकाल हो गया और वो उसको विरासत के अंदर बहुत सारा पैसा मिल गया, तो बच्चे के ऊपर भी ज़कात फर्ज नहीं है, चाहे उसके पास करोड़ों का पैसा हो और सोना चांदी हो, जो भी हो। इससे ये मसला भी पता चला कि बाप, माँ, दादा दादी, नाना नानी जो छोटी बच्चियों को सोने के जेवरात पहनाते हैं, कान की बाली पहना देते हैं या नाक की नथनी पहना देते हैं या और कोई चीज पहना देते हैं, और इस नियत से पहना देते हैं कि ये इसी बच्ची का है, जब ये इसकी शादी होगी तो इसको साथ में दे दें। तो इस नियत से अगर किसी बच्ची को जेवर पहनाया जाए तो उस सोने की भी उस बच्ची के ऊपर ज़कात नहीं है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। जब बालिग हो जाएगी तब उसके ऊपर उसकी ज़कात वाजिब होगी। अच्छा, लेकिन अगर इस नियत से पहना रहे हैं कि अभी तो पहना रहे हैं टेम्परेरी, कुछ जरूरत पड़ी तो हम निकाल कर बेच देंगे और फिर उससे पैसा ले लेंगे, तो फिर अब ऐसी सूरत के अंदर इसकी ज़कात अदा करना माँ बाप के ऊपर जरूरी है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि आपने उसको पूरे तौर पर हवाले नहीं कर दिया, मालिक नहीं बना दिया, बल्कि आप लेना चाहते हो वापस। इसी तरह जो एफडी वगैरह, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो बच्चों के लिए कराई जाती है कि इनके एजुकेशन में फ्यूचर के अंदर काम आएगा, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जब ये बालिग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो वो जो रकम जमा हो रही है उसके ऊपर भी ज़कात बच्चे के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर ये नियत है कि जब जरूरत पड़ेगी तो एफडी तोड़वा कर हम बाहर निकलवा लें, तो अब इसके ऊपर फिर ज़कात देना पड़ेगा। एक चीज ये होगी। दूसरा ये, बच्चे के ऊपर ज़कात इस वजह से नहीं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मातहती के अंदर कुछ यतीम बच्चियां रहती थी, उनके पास जेवरात भी थे लेकिन वो उन जेवरात की ज़कात अदा नहीं करती थी। तो इससे पता चलता है कि बच्चों के ऊपर ज़कात नहीं है। तीसरा ये कि दिमागी तौर पर वो आदमी सही सालिम हो, तंदुरुस्त हो। अगर कोई आदमी पागल है या उसका एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि वो साल भर कोमा के अंदर है, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिर ज़कात का निसाब क्या है? निसाब को अच्छे से समझ लीजिए। 7.5 तोला सोना गोल्ड अगर किसी के पास ये है, या 52.5 तोला चांदी सिल्वर अगर किसी के पास है, 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी तकरीबन 612 ग्राम 36 मिलीग्राम बनता है, या इसी के बराबर उसके पास कैश है। 21 मार्च 2025 आज के हिसाब से 612 ग्राम 36 मिलीग्राम यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की तारीख के हिसाब से 64,000 रुपए बनती है, 64,000। तो अगर किसी के पास 64,000 की सेविंग्स है, इतना कैश है उसके पास, या इतना ही उसके पास बैंक बैलेंस है, बैंक के अंदर जमा करके रखा है, या 64,000 के उसने शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट किया हुआ है, या उसने इतने के बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीद कर रखा है, या क्रिप्टो करेंसी उसने खरीद कर रखा है, इन सारी सूरतों के अंदर उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। 64,000 रुपए की मालियत अगर आपके पास है तो ज़कात आप पर वाजिब हो जाएगी। दूसरी बात यह कि जो निसाब का जो कैलकुलेशन है, निसाब के कैलकुलेशन के अंदर जरूरत की चीजों को नहीं जोड़ा जाए। मिसाल के तौर पर किसी के पास रोलेक्स घड़ी है 10 लाख रुपए की, उसको निसाब के अंदर नहीं जोड़ा जाए। किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है 50 लाख रुपए की, उसको ज़कात के निसाब में नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरह घर है रहने के, या कोई घर दूसरा है जिसको भाड़े पर चढ़ाया हुआ है, उसको भी निसाब के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ जरूरत से जायद जो चीजें हैं, सोना, चांदी, कैश और क्रिप्टो एसेट्स अगर है तो वो, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वो, म्यूचुअल
फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, ये सारी चीजों को जोड़ा जाएगा और फिर हिसाब किया जाएगा और उसके हिसाब से उसको ज़कात देनी। दूसरी बात ये कि साल के गुजरने का जो एतबार है ये हिजरी साल का एतबार किया जाएगा, कमरी साल जो होता है उसका एतबार किया जाएगा जो मुहर्रम से शुरू होता है, ठीक है। जो शमसी साल है जनवरी फरवरी उस साल का एतबार नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च को खत्म होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, बाज लोग इस एतबार से भी ज़कात निकालते हैं अपनी सहूलत के एतबार से, लेकिन इस तरह अगर आप ज़कात निकालोगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरी बात और सबसे अहम बात, ज़कात के मसाइल में सबसे अहम और थंब रूल है, इसके अंदर गलती नहीं होना चाहिए, वो ये है कि ज़कात कैलकुलेशन का एक दिन फिक्स करना जरूरी है। सबसे ज्यादा गलती इसी के अंदर होती है और इसी गलती की वजह से सारी ज़कात का कैलकुलेशन खराब हो जाता है। आपको ज़कात कैलकुलेशन का एक दिन फिक्स करना जरूरी है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि 2023 के अंदर 1 रमजान को ज़कात का कैलकुलेशन किया, 2024 आई तो अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, घंटे का टाइम है, एक काम करो 10 तारीख को करेंगे, 10 तारीख को ज़कात का कैलकुलेशन किया, फिर 2025 आई तो 15 तारीख को ज़कात का कैलकुलेशन किया। इस तरह से ज़कात अदा नहीं होगी आपकी। आपको एक ही दिन फिक्स करना है और हर साल उसी दिन ज़कात का कैलकुलेशन करना है। किसी साल आपने कोई और डेट पे कैलकुलेशन किया, अगले साल कोई और डेट पे कैलकुलेशन किया, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। और ज़कात का जो कैलकुलेशन का जो दिन है वो आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते कि 10 रमजान को हम कैलकुलेट करेंगे या 15 रमजान को कैलकुलेट करेंगे, नहीं। ज़कात का कैलकुलेशन का दिन वो तारीख के हिसाब से तय होगा जिस तारीख को बालिग होने के बाद आपके पास सबसे पहले निसाब के बराबर माल आया, यानी तकरीबन आज के हिसाब से 64,000 रुपए। अब लोग कहेंगे कि हमें तो याद नहीं है सबसे पहली मर्तबा 64,000 रुपए या निसाब के बराबर माल हमारे पास कब आया था। तो अगर याद नहीं है तो अंदाजा लगाया जाएगा, गालिब गुमान से आप सोचिए थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालिए कि सबसे पहले मेरे पास ज्यादा पैसा कब आया, शादी के मौके के ऊपर आया या शादी से 1 महीना पहले आया, शादी की डेट क्या थी, वो डेट थी, अच्छा वो डेट को फिक्स कर लीजिए। या कोई और फंक्शन था जिस दिन आपको बहुत सारा पैसा किसी ने रिश्तेदार ने हदिया कर दिया था, तो गालिब गुमान से फिक्स करके एक डेट तय कीजिए। और जब मिसाल के तौर पर 2023 10 मुहर्रम आपने डेट क्या तय की, 2023 10 मुहर्रम को आपके पास जो है ना निसाब के बराबर माल आया, तो अब 2024 में जब 10 मुहर्रम आएगा तो अब 2024 10 मुहर्रम को अब आपकी मालियत का कैलकुलेशन किया जाएगा। 2024 10 मुहर्रम को आपके पास जितना भी माल है, शेयर्स है, पैसे है, सोना है, चांदी है, उस सब को प्लस किया जाएगा, जो कर्जे आपको चुकाना है उसको माइनस किया जाएगा और जो बचेगा उसके ऊपर आपकी ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब साल का गुजरना हर माल पर जरूरी नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 10 मुहर्रम की डेट फिक्स हुई, 2023 10 मुहर्रम को पहली मर्तबा पैसा आया, 1 लाख रुपए आ गए, 2024 10 मुहर्रम को ज़कात कैलकुलेशन करना है, लेकिन 2024 जो 10 मुहर्रम था उससे 2 दिन पहले 8 मुहर्रम को 2 लाख रुपए और आ गए। 7 मुहर्रम तक सिर्फ 1 ही लाख रुपए थे, 7 मुहर्रम तक सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन 8 मुहर्रम को 2 लाख और आ गए, 8 मुहर्रम को 2 लाख और आ गए, तो अब इसके पास कितने हो गए, 3 लाख। अब जब 10 मुहर्रम की इसकी ज़कात कैलकुलेशन का दिन है, 10 मुहर्रम को इसके पास कितने हुए, 3 लाख, तो पूरे 3 लाख की ज़कात वाजिब होगी। वो जो 2 लाख 2 दिन पहले आए थे ना, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि इसके ऊपर साल गुजरेगा तब अगले साल इसकी ज़कात वाजिब होगी, नहीं। आपने जो ज़कात कैलकुलेशन का दिन फिक्स किया है उस दिन आपके पास जो भी है, जो भी आपके पोजीशन के अंदर है उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। फिर 2025 10 मुहर्रम को आपने मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीद ली, 5 मुहर्रम को आपके पास 3 लाख रुपए थे, वही 3 लाख रुपए जो 2024 में थे उसी को आपने बचा कर 2025 तक लेकर गए, लेकिन 5 मुहर्रम को आपने सोचा कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूं, आपने गाड़ी खरीद ली, आपके पास पैसे पूरे खत्म हो गए। अब 10 मुहर्रम 2025 को आपके पास सिर्फ 10-20 हजार रुपए हैं, तो अब 2025 10 मुहर्रम को आपके पास देखा जाएगा क्या है, कुछ नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं होगी।
आपके पास अगर 64,000 रुपए की जितनी मालियत नहीं है तो उस साल आपके पास ज़कात वाजिब नहीं। चाहे आपने घर खरीद लिया या गाड़ी खरीद ली या कोई आपके ऊपर कर्ज आ गया या इस तरह कोई भी मसला हो गया, ज़कात कैलकुलेशन के लिए दिन का फिक्स करना इसलिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपकी तारीख थी 10 मुहर्रम, आपने सोचा यार रमजान में ज़कात निकालनी है। 10 मुहर्रम की जो आपकी तारीख थी, 10 मुहर्रम 2025 को आपको ज़कात निकालना था। अब 2025 10 मुहर्रम में आपके पास थे कितने? 5 लाख रुपए। आपके पास कितने थे? 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के ऊपर 2,500 ज़कात है तो 5 लाख के ऊपर कितनी हो गई? 12,500। 5 लाख रुपए थे, लेकिन आपने सोचा रमजान में निकालेंगे ना ज़कात। अब रमजान में आया, रमजान में जब आपने कैलकुलेशन किया तो रमजान में आपके पास थे 3 लाख रुपए। कितने थे? 3 लाख। आपने 3 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करके 7,500 रुपए ज़कात निकाल दी। आपकी जो ऊपर की जो 5,000 ज़कात है ना वो छूट गई, जिसका गुना आपको होगा और आखिरत में कल उसकी पकड़ होगी और आपका फर्ज छूट गया। क्यों? क्योंकि आपने जो डेट थी, आपने उस डेट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं किया। आपने सोचा कि रमजान के अंदर ज्यादा सवाब मिलता है, हम रमजान में कैलकुलेट करें। इस तरह करना जायज नहीं है। आपको एक डेट फिक्स करना जरूरी है, और जब डेट फिक्स हो गई तो आप मरने तक उस डेट को चेंज नहीं कर सकते। उसी डेट को हर साल आपको ज़कात का कैलकुलेशन करना है। समझ में आ रहा है? ये एक चीज होगी। दूसरी चीज माले तिजारत, बिजनेस स्टॉक जो होता है, बिजनेस स्टॉक के मुतालिक भी बहुत सारे मसाइल होता है। तो इस तरह सोना चांदी पैसे के ऊपर ज़कात है, इसी तरह बिजनेस स्टॉक के ऊपर भी ज़कात है। अब बिजनेस स्टॉक कौन सा माल ऐसा है जिसको हम ये कहेंगे कि ये बिजनेस स्टॉक है या ये माले तिजारत है? तो उसके लिए 3 उसूल आप याद रखिए या 3 पॉइंटर्स याद रखिए। सबसे पहली तो बात यह है कि उस माल को खरीदा गया। अगर उस माल को खरीदा नहीं गया था, आपके पास कहीं से हदिये में आ गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी का कार का बिजनेस था, उसको किसी ने मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। अब उसका तो बिजनेस ही कार का है और उसके पास मर्सिडीज आ गई, तो ये मर्सिडीज उसके लिए माले तिजारत नहीं है। इसकी वैल्यू के ऊपर ज़कात आपके ऊपर वाजिब नहीं होगी। किसी का बिल्डिंग बनाने का काम था, उसको किसी ने फ्लैट गिफ्ट कर दिया, तो इस फ्लैट के ऊपर अब उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। समझ में आया? तो सबसे पहला उसूल ये है कि उसको खरीदा गया हो। दूसरा पॉइंटर ये है कि जब उसको खरीदा जा रहा था उस वक्त उसको बेचने की नीयत से खरीदा गया था। जब हम कोई चीज खरीद रहे थे, अगर इस नीयत से खरीद रहे थे कि बेचेंगे नहीं, मिसाल के तौर पर घर खरीद रहे थे और इस नीयत से कि इसको भाड़े पर डाल देंगे या बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी में उसको फिर दे देंगे, तो अब ये जो घर आपने खरीदा है इसकी वैल्यू के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्यों? खरीदा तो है लेकिन बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, इसलिए ये माले तिजारत नहीं है, इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। तीसरा पॉइंटर ये है कि बेचने की नीयत अभी भी बाकी हो। जब ज़कात कैलकुलेशन का दिन है जिस दिन, उस दिन भी उस माल को बेचने की नीयत बाकी हो। मिसाल के तौर पर घर तो खरीद लिया, बेचने की नीयत से खरीदा था कि पैसे आएंगे तो प्रॉफिट रख के आगे इसको सेल आउट कर देंगे, दे देंगे। गाड़ी खरीद ली थी, इसलिए खरीदी थी कि इसको बेचेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, 50,000 25,000 छूटेगा, इसको आगे बेच देंगे। लेकिन हुआ ये कि गाड़ी घर के अंदर इस्तेमाल हो गई, अरे यार छोड़ो बेचना नहीं है, अब इसको घर में यूज कर लेंगे। गोया के बेचने की नीयत अब खत्म हो गई। घर लिया था बेचने के लिए, लेकिन अब सोचा कि यार बेटी को दे देते, तो बेचने की नीयत खत्म हो गई। अब जब बेचने की नीयत खत्म हो गई तो अब इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। 3 पॉइंटर्स याद रखिए। सबसे पहला यह है कि उस माल को बेचने के लिए खरीदा गया हो। नंबर 2, उस माल को खरीदते वक्त बेचने की नीयत भी हो। और नंबर 3 यह है कि बेचने की नीयत ज़कात के कैलकुलेशन के दिन भी बाकी हो। ये 3 पॉइंटर्स होंगे तो फिर वो माल माले तिजारत बनेगा। लेकिन ये सिर्फ माले तिजारत के बारे में, सोना चांदी कैश ये सब चीज के बारे में ये उसूल नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ माले तिजारत के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्ज लेन देन आमतौर पर लोगों के दरमियान चलता है। तो अब कर्ज के लेन देन के सिलसिले में भी चीज याद रखो कि आपने किसी को 2 लाख रुपए कर्ज दिए और आपको मालूम है कि वो देने वाला है, तो इसकी ज़कात आपको ज़कात के कैलकुलेशन के दिन 10 मुहर्रम के दिन आपको इसकी ज़कात का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब ऐसा हो गया कि जिसने आपने जिसको कर्ज दिया था, अब कर्ज के वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, किसी भी वजह से खत्म हो गई। या तो वो पैसा लेकर भाग गया या उसका खुद दिवालिया हो गया, अब वो पैसा चुका ही नहीं सकता, उसने हाथ उठा दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? आपके पैसे थे वो डूब गए, तो अब जो ये कर्ज है इसकी ज़कात आपके ऊपर वाजिब नहीं होगी। हाँ, फ्यूचर में जब वो देगा
तब उस साल से ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर उसने 10 साल के बाद दे दिया, लेकिन दे दिया, तो अब वो जब दिया है उस साल से उसकी ज़कात वाजिब आपके ऊपर होगी। दूसरा ये कि आपने किसी को कर्ज दिया था, वो मुकर गया, बोलता कि नहीं देता, मैं नहीं देता, या वो गुंडा किस्म का आदमी है, मांगेंगे तो मारेगा, मांगेंगे तो मारेगा या गाली गलौज करेगा, तो ऐसा पैसा भी समझ लो कि डूब गया। अब इस पैसे की भी ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं। जब वो दे देगा तो उस साल से उसकी ज़कात वाजिब होगी। और जो कर्ज वापस मिलने की पूरी उम्मीद है, आपने दिया है आपको मिल जाएगा, तो उसकी ज़कात आपके ऊपर वाजिब है। ठीक है। इसी तरह कुछ देन और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो ज़ईफ होते हैं। मिसाल के तौर पर औरत का मेहर, लाख रुपए मेहर बांधा है, औरत को अभी तक मेहर दिया नहीं है, औरत के ऊपर उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। जब दे देगा तब औरत जो है ना उसकी ज़कात निकालेगी। इसी तरह मेहनत का बदला, किसी जगह पर जॉब किया, लाख रुपए का 1.5 लाख का पैकेज था, वहां पर जॉब किया, लेकिन सैलरी मिली नहीं अभी तक। अब जब सैलरी मिलेगी तो सैलरी मिलने के बाद फिर ज़कात वाजिब होगी। यानी ज़कात के कैलकुलेशन के दिन 10 मुहर्रम के दिन जितना पैसा उसके पास है, मिसाल के तौर पर सैलरी उसको मिली रमजान के अंदर 1 लाख रुपए, लेकिन 10 मुहर्रम जो ज़कात कैलकुलेशन का दिन है, उस दिन उसकी सैलरी उसके हाथ में बची सिर्फ 40,000 रुपए, तो उसके ऊपर उसी हिसाब से ज़कात वाजिब हो। समझ में आया? अच्छा, बिजनेस के लेन देन के अंदर कर्ज होता है। आपने किसी को माल बेच दिया, पेमेंट लेना बाकी है, उधारी के ऊपर बिजनेस चलता है, तो बिजनेस के लेन देन के अंदर जो उधारी के ऊपर जो आपने माल बेचा है और आपका पेमेंट आना बाकी है, ये भी देने कभी है, यानी इसकी भी ज़कात आपके ऊपर वाजिब होगी। जो ज़कात कैलकुलेशन का दिन है, उस दिन आपको, यानी 10 मुहर्रम के दिन एग्जांपल आपको देखना है कि कितना पैसा आपको मार्केट से कलेक्ट करना है, वो पूरे को आप ऐड अप कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जितना पैसा लेना है लोगों से उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है और उसकी भी ज़कात आपको चुकानी है। फिर वो कर्ज जो आपको चुकाना है, आपने किसी से 2 लाख रुपए उधार ले लिए थे, अगर आपने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए हैं, आपने हिसाब लगाया आपकी मालियत 5 लाख रुपए की बन रही, शेयर्स और ज्वेलरी, कैश, बैंक बैलेंस सब मिलाकर 5 लाख रुपए बन रहा है। 5 लाख रुपए के हिसाब से आपको 12,500 रुपए ज़कात निकालनी है, लेकिन 2 लाख कर्ज भी है, 2 लाख कर्ज आपको चुकाना है, 2 लाख माइनस हो जाएंगे, बचेंगे कितने? 3, तो 7,500 रुपए आपको ज़कात देना है। 5 लाख रुपए पूरे पर ज़कात नहीं है, जो कर्ज है कर्ज माइनस हो जाएगा। फिर कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो तवीलुल मियाद, तवीलुल मुद्दती, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों का लोन ले लिया किसी ने, या किसी जो 30 साल का है मसलन, या होम लोन ले लिया जो 20 साल का है, कार लोन ले लिया जो 5 साल का है, या 7 साल का है, या 10 साल का है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ 1 साल जो उसको इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, 1 साल करंट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट्स होगी उसको एड अप करके उसको सिर्फ माइनस किया जाएगा ज़कात की रकम में से। मिसाल के तौर पर उसका पूरा कर्ज तो 5 लाख रुपए का है, लेकिन जब उसने कैलकुलेट किया तो 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट है ये सिर्फ 1 लाख बन रही है। 5 साल की इंस्टॉलमेंट 5 लाख बनती है, 1 साल की इंस्टॉलमेंट 1 लाख बन रही है। तो ये जो 1 लाख है ना, जो साल भर करंट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है, इसको सिर्फ ज़कात में से माइनस किया जाएगा। यानी 5 लाख का ज़कात अगर अदा करनी थी तो ये 1 लाख माइनस कर दिया जाएगा और 4 लाख के ऊपर उसको ज़कात अदा करना है। फिर दूसरा एक मसला आता है हैवी डिपॉजिट का, दुकान वगैरह हम भाड़े पर लेते देते हैं, तो इस सूरत में उलमा का कुछ इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि रहन है, अगर ये पैसा रहन है तो बाज कहते हैं कि इसके ऊपर ज़कात नहीं है, न दुकान वाले पर न लेने वाले पर। बाज कहते हैं कि कर्ज है तो जो आदमी पैसा दे रहा है उसके ऊपर उसकी ज़कात अदा करना जरूरी है, तो इसमें, और बाज कहते हैं कि किसी के ऊपर भी नहीं है, तो अगर नहीं अदा करेंगे तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा, और अगर माल अल्लाह ताला ने दिया है तो कोई एक आदमी अदा कर दे। प्रोविडेंट फंड 2 तरह का होता है, एक होता है लाजमी, यानी कंपनी कंपलसरीली आपकी सैलरी में से उतना अमाउंट डिडक्ट करती है, माइनस करती है, जो कई सालों के बाद आपको मिलता है। तो अगर लाजमी तौर पर कंपनी माइनस कर रही है, आपका उसमें कुछ अमल दखल नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं मिला है, तो फिर इस प्रोविडेंट फंड जो कट रहा है, जमा हो रहा है, इसकी ज़कात आपके ऊपर नहीं है। अगर ऑप्शन था करना है तो करा लो, और आपने प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा कटवाना शुरू कर दिया, तो अब जो पैसा आप कटवा रहे हो इसकी ज़कात आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। वो चीजें जिनमें ज़कात वाजिब नहीं होती, बच्ची को पहनाए गए जेवर, इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। बच्चों के लिए जो एफडी है, एजुकेशन के लिए जो एफडी आपने करवा दी है,
जो बच्चे बालिग होने के बाद निकालेंगे इसके ऊपर ज़कात नहीं है। बच्चों का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसमें जो आप रकम जमा करा रहे हो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कराना ये जायज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रकम आप जमा, किसी ने अगर ले लिया है और जो रकम उसकी जमा करवा रहे हो तो उस रकम के ऊपर आपको ज़कात अदा करना है। दांत में सोने चांदी के जो तार लगाए जाते हैं या मसाला भरा जाता है उसके ऊपर जो आसानी से निकलता नहीं है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। हीरे और मोती, डायमंड्स, अगर ये किसी ने खरीदा है तो इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हीरे मोती इस वजह से खरीदा है कि अपने माल को स्टॉक कर सके, अब करोड़ों का माल है, कहां जमा करेगा, तो पोटली भर हीरे खरीद के तिजोरी में रख दिया, इस नियत से अगर खरीदा है तो बाज़ उलमा कहते हैं कि अब हीरे पर भी इसको ज़कात देना पड़ेगा। फिर कार है, मर्सिडीज है, महंगी कार है 50 लाख की, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। रोलेक्स की घड़ी पहना है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है, चाहे कितनी महंगी घड़ी हो, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का अगर किसी का बिजनेस है तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां वगैरह चलती है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। फिर रहने का घर है, भाड़े का घर है, बेटी को देने के लिए घर खरीदा, इस तरह घर खरीदते खरीदते 10 घर हो गए उसके पास, लेकिन कोई भी बिजनेस के लिए नहीं है, चाहे 10 घर हो गए तो भी उसके ऊपर ज़कात किसी भी घर के ऊपर नहीं। बिजनेस के लिए खरीदा, एक सिंगल भी है तो उसके ऊपर ज़कात है, ठीक है। बिजनेस के लिए भी जो लोग घर खरीदते हैं, अब कुछ बिल्डर लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सेल्स ऑफिस होता है तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है। जो चीज बेचने के लिए होगी उसके ऊपर ज़कात होगी। फिर इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है या सोने का पानी चढ़ाया जाता है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। 5 चीजों के ऊपर इस्लाम खड़ा है। उसमें सबसे पहला है ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरी चीज है नमाज को कायम करना और तीसरी चीज है ज़कात देना। फिर रोजा है रमजान का और बैतुल्लाह का हज करना। तो ज़कात ये इंतहाई अहम चीज है और इतनी अहम चीज है कि वो 5 चीजें जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद है उनमें से एक चीज ज़कात को करार दिया गया कि अगर कोई आदमी ज़कात अदा नहीं कर रहा तो उसका इस्लाम कामिल नहीं है, उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं है और क़यामत के दिन उसको सख्त अज़ाब दिया जाएगा ज़कात अदा न करने की वजह से। जगह जगह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ज़कात का हुक्म दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकअू मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और नमाज पढ़ने वालों के साथ में नमाज पढ़ो। सूरह नूर में आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। मर्द तो वो है जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती और जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग मर्द हैं। अल्लाह ताला ने जगह जगह जो है ज़कात का हुक्म दिया और ज़कात अदा करने की ताकीद फरमाई और बार बार नमाज के साथ में अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया। अक़ीमुस्सलात आतुज़्ज़कात, इक़ामत सलात ईताए ज़कात। इससे ज़कात की अहमियत पता चलती है कि ज़कात कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन उसका माल एक जहरीले और गंजे सांप की शक्ल में लाया जाए और वो अपने दोनों जबड़े खोलकर उस आदमी को पकड़ लेगा जो ज़कात अदा नहीं करता और वो कहेगा अना कंजुक, कि मैं ही तेरा खजाना हूं, तू जो मुझे बचा बचा कर रखता था, अना मालू, मैं तेरा माल हूं, तूने ज़कात अदा नहीं की थी तो अब क़यामत के दिन ये तेरी क्या है, सजा है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कल क़यामत के दिन आग के अंदर तपाया जाएगा, माल को तपाया जाएगा, फिर इस माल के जरिए से उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा और उनकी पीठ यानी पुश्तों को दागा जाएगा कि तुमको अल्लाह ताला ने माल दिया था और तुमने उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, तुमने उसकी ज़कात अदा नहीं की, तुमने उसका हक अदा नहीं किया।